नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। बहस का, चर्चा का यह विशेष मंच जिसे हमने नाम दिया है अब उत्तर चाहिए। यह मूलतः उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उन तमाम विषयों को, उन तमाम मसलों को, सरोकारों को आपके सामने लेकर आएगा जिनसे आपका जीवन सीधे प्रभावित होता है। हम किसी वाद के साथ नहीं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं, हम जनता के साथ हैं। हम ननकू और रज्जाक के साथ हैं। लगभग 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के साथ हैं हम। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले उत्तराखंड के देवभूमि के हर नागरिक के साथ हैं। आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा, आपका कष्ट हमारा कष्ट, आपके सवाल हम उन लोगों तक पहुंचाएंगे जहां तक वो पहुंचने चाहिए लेकिन पहुंच नहीं पाते। आज चर्चा राजनीतिक विषय पर है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी सर पर आ रहा, तो स्वाभाविक है। मऊ में आज एक बड़ी रैली हुई। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और समाजवादी पार्टी की संयुक्त। पूर्वांचल में यह एक बड़ा प्रयोग है। इस पूरे परिदृश्य को अगर आप देखें तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ज़हन में, वो ये कि इतना बड़ा प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश जिसने इतने प्रधानमंत्री दिए, उस प्रदेश में बीते कुछ वक्त से छोटे छोटे दलों पर बड़े बड़े दांव क्यों लग रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो खड़ा हो रहा है। इसी मसले पर चर्चा करेंगे। चाहे वो सुबह सपा हो राजभर साहब की, चाहे अपना दल हो, चाहे संजय निषाद की पार्टी हो, चाहे महान दल हो, चाहे रालोद हो, ये तमाम जो पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां, और इसमें अधिकांश पार्टियां वो हैं जो पिछड़े वर्ग की किसी न किसी जाति विशेष का प्रतिनिधित्व करती हैं किसी न किसी रूप में। तो उनका इतना मोल क्यों, उनका इतना महत्व क्यों, ये राज की बात हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम चर्चा में जाएं उससे पहले मैं चाहता हूं एक पैकेज हम लोगों ने तैयार किया है, वो देख लीजिए आप। मुख्यमंत्री को लेके आया हूं, 2022 का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए लेके आया हूं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपने नेताओं का स्वागत करने का अवसर दें। और राजभर जिंदाबाद। बीजेपी से बात, शिवपाल से मेल और ओवैसी से मुलाकात, लेकिन चले गए अखिलेश यादव के साथ। ओम प्रकाश राजभर की इस अदा से उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों का गणित ही बदलता दिख रहा है। आने वाला जो चुनाव होगा, उस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को लेके आया हूं, 2022 का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए लेके आया हूं। मऊ में मन सजा, मेगा शो हुआ। सपा मुखिया अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने यह ऐलान कर दिया कि हम साथ साथ हैं और उत्तर प्रदेश में साथ मिलकर लड़ेंगे इस उदास सियासी मौसम के खिलाफ। जो हम आप वंचित समाज, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको अधिकार नहीं मिले, जिनको सम्मान नहीं मिला, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का काम होगा। राजभर ने तो अलग राह सजा ली, लेकिन जन भागीदारी मोर्चा अब भरभराता दिख रहा है। निगाहें अब शिवपाल यादव और ओवैसी पर जमी हैं। बहरहाल शिवपाल, राजभर, ओवैसी हो या राजा भैया, कुल
कर यूपी के रण में इन छोटे दलों का भी एक बड़ा कुरुक्षेत्र है। क्या यही वजह है कि छोटों पर बड़ा दांव लगा रहे हैं ये बड़े दल? उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप गौर से देख रहे हो कुछ दशकों से, तो आप इस बात से सहमत होंगे, मेरी इस धारणा से, कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की जो दो बड़ी जातियां थी, यादव और कुर्मी, उनको राजनीतिक तौर पर व्यापक हैसियत और प्रतिनिधित्व दोनों हासिल रहा पिछड़ों में। लेकिन पिछड़ों की जो और छोटी जातियां थीं, उनको वो हैसियत नहीं मिली, वो भागीदारी नहीं मिली। उसमें राजभर भी हैं, उसमें बिंद भी हैं, उसमें मल्लाह भी हैं, उसमें निषाद भी हैं, ऐसी बहुत सारी पार्टियां। उन जातियों ने फिर अपनी अपनी पार्टियां बनाई और उसके बाद उन्होंने बड़े दलों से बार्गेन किया। बड़े दलों को भी वो जाति आधारित छोटी छोटी पार्टियां सूट की। 9 में 1 जुड़ जाए तो 10। वो छोटे दल खुद में कुछ करिश्मा नहीं कर सकते, लेकिन किसी के साथ जुड़ जाएं तो उसको लाभ पहुंचा सकते हैं। इसी थ्योरी के चलते भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, बसपा को छोड़ दीजिए, बाकी ये तीनों दल छोटे दलों के साथ गठबंधन के लिए तत्पर रहते हैं। इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज मेहमानों में आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत स्वागत। शुचि विश्वास, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत। जैनेन्द्र अर्कवंशी, प्रवक्ता सुबह सपा, बहुत बहुत स्वागत। बाद में हमारे साथ अभी नाहिद लारी जुड़ेंगी समाजवादी पार्टी से, और मनीष यादव हमारे संवाददाता जुड़ेंगे मऊ से। मैं बात शुरू करूंगा जैनेन्द्र से। जैनेन्द्र जी, आपकी पार्टी गजब और हमारे मित्र ओम प्रकाश राजभर जी और गजब। मेरे ख्याल से शायद कुछ उत्तर प्रदेश की छोटी पार्टियों में, अगर मैं गलत हूं तो आलोक अवस्थी करेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश की छोटी पार्टियों में अकेले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है जिसके यहां चल के 2014 में अमित शाह जी गए थे। अब कुछ तो करिश्मा है भाई ओम प्रकाश राजभर में। गांठ जुड़ गई, 14 का चुनाव लड़े, अच्छा परिणाम आया पूरब में, फिर गांठ जुड़ी रही, 17 का भी लड़े, मंत्री भी बने, फिर खटक गई, और खटकने के बाद भी ऑल ऑप्शंस आर ओपन के सिद्धांत पर ओम प्रकाश भाई चले। वो सबको टेस्ट किए, सबको फिलर भेजे, और अंत में जाके उन्होंने अपना पेंडुलम टिकाया समाजवादी पार्टी के पास। और आज अखिलेश यादव उनके इलाके में गए। जैनेन्द्र, क्या आपको लगता है कि जो छोटी पार्टियां हैं जो किसी न किसी पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करती हैं, मूल रूप से वो बड़े दलों की मजबूरी हो गई है, इसलिए जरूरी है इतने बड़े दलों के लिए? जी अमिताभ भाई, आपने ठीक कहा कि बड़े दलों की मजबूरी इस वजह से हो गई है छोटी पार्टियां, क्योंकि बड़े दल हैं वो पिछड़े समाज में, दलित समाज में या दबे कुचले लोगों के बीच में नहीं पहुंच पा रहे हैं। चाहे वो भाजपा को आप आज के डेट में ले लीजिए, वो केवल उद्योगपतियों के बीच में घिरी रहती है, कहाँ वहां से बाहर निकल पाती है। उसे ना आरक्षण के याद रहता है, ना उसे घर बनाने का याद रहता है, ना उसे मेडिकल फैसिलिटी देने का याद रहता है, ना उसे बिजली देने का याद रहता है, ना पानी देने का याद रहता है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी अभी हमने कोरोना काल में। जी अच्छा, नहीं, जब इतनी छोटी पार्टियां नहीं थी जैनेन्द्र जी, तब भी राजकाज चलता था ना भाई। नरेंद्र गोविंद बल्लभ पंत से लेके नरेंद्र तिवारी तक पूरे मुख्यमंत्रियों की फेरिस्त में छोटी पार्टियों का कोई खेल ही नहीं था। कांग्रेस के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती थी। जी अमिताभ भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले जो नेता होते थे वो जमीन से जुड़े हुए होते थे। आज की पीढ़ी में उत्तर प्रदेश के अंदर आपको ओम प्रकाश राजभर जी वैसे ही जमीन से जुड़े हुए नेता लगेंगे।
और दिखाई दे रहे होंगे। उनके अलावा कोई भी जमीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। और पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में यही अंतर आ गया है कि आज के राजनीतिज्ञ जो बन गए हैं बड़ी बड़ी पार्टियों में, वो लोग क्या कहते हैं कि उद्योगपतियों से धन लेते हैं, टीवी, सोशल मीडिया और अलग न्यूज जो समाचार पत्र हैं उनमें अपना विज्ञापन देते रहते हैं। अब मैं कल ही की बात बताता हूँ। कल योगी जी ने ट्विटर किया और उसके बाद उनकी पूरी जो ट्विटर की सेना, आईटी सेल जिसे हम कहते हैं, वो लग गई और उन्होंने क्या किया कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दी है। मैं वही बता रहा हूँ कि दोबारा में आएंगे आपके पास, एक बार सबसे बात कर लूं फिर आऊंगा आपके पास जी। सोशल मीडिया सबके पास, ट्विटर पर सब, फेसबुक पर सब, इंस्टा पर सब, छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, अगड़ों की हो, पिछड़ों की हो, दलितों की हो, किसी की हो, वो सब मामला ठीक है। नाहिद लारी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। आलोक अवस्थी, आपके पास आऊंगा। अच्छा, उससे पहले जैनेंद्र को एक टिप्पणी याद दिला दूं। जैनेंद्र बाद में आएंगे, अभी नहीं। एक टिप्पणी मेरे जहन में आती है, जिस इलाके में ओम प्रकाश भाई का जो इलाका है, उसी इलाके में अनिल राजभर हैं, भाजपा के नेता मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। उन्होंने एक बार हमसे कहा था, जब ये लड़ाई हुई, इस्तीफा दिया ओम प्रकाश राजभर ने सरकार से, उन्होंने कहा कि भैया पार्टी कभी बनाई हो उन्होंने, राजनीति कभी से कर रहे हो, लेकिन हल्दी तब लगी जब हमारे साथ आए, यानी विधायक तब बने पहली बार। एक तथ्यगत बात तो है ये, बाकी तो कटाक्ष है लेकिन तथ्य भी है। आलोक अवस्थी, समाजवादी पार्टी ने अगर बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ा है, तो आपको भी इस आपातकाल में अनुप्रिया पटेल की याद आई? तो अनुप्रिया पटेल जी के दिन बहुर गए, वो सारे इतने वक्त से दुखी थे, उनका राजयोग फिर जागृत हुआ। संजय निषाद बाबू, डॉक्टर संजय निषाद, वो अभी तक स्लीपिंग मोड में थी पार्टी। निषाद बाबू दिल्ली आए और उनका भी उतना राजयोग नहीं, लेकिन कुछ राजयोग आया। तो वही मसला उत्तर प्रदेश की जो दो प्रमुख पार्टियां हैं, सपा और भाजपा, वो दोनों ही जाति आधारित छोटे दलों के साथ गांठ जोड़ने को आवश्यक क्यों मान रही हैं? आलोक जी। देखिए अमिताभ जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई दूंगा, धन्यवाद, आपकी नई पारी के लिए। और आप बहुत दिन बाद जो है हमारे बीच सामने आए हैं, और हेमंत शर्मा जी का चैनल, वो भी हमारे बड़े भाई हैं, तो आप कसम आपका यहाँ पे लंबी पारी खेले, हमारी यही शुभकामनाएं। अमिताभ जी, पॉलिटिकल पार्ट, मेरी आवाज इको कर रही है रसा? नहीं आ रही, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है जी, लेकिन मुझे इको हो रही है मेरी आवाज। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है आलोक भाई, बोलिए। अच्छा, हाँ। अमिताभ जी देखिए, आज राजनीति कहाँ जा रही है ये सबको पता है। आज सबके एजेंडे हर पार्टी के फेल हो चुके हैं, उनके नेता फेल हो चुके हैं, और अब वो गठबंधन की राजनीति किस तरीके से कर रहे हैं, ये इनके प्रकार ये आप देख रहे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर जी को ये जरूर बताना होगा अपने समाज को कि सालार गाजी की दरगाह पे वो क्या करने गए थे, जिनको राजा सोहेल देव ने मारा था। ये उनके ऊपर एक बड़ा बदनुमा दाग लगा है, इसकी सफाई उनको अपने समाज में देनी पड़ेगी। बाकी वो स्वतंत्र है, कहीं भी जाए, हमारे साथ रहे, फिर हमारे साथ नहीं रहे, सपा के साथ पहले भी रहे, फिर लौट के वही चले गए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। राजनीति करने के लिए हर व्यक्ति के लिए अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने जो उनको साथ लिया है, अखिलेश यादव जी एक 2019 में सबसे बड़ा प्रयोग उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं, जब उन्होंने मायावती जी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, और 5 सीटें उनकी पहले भी थी 2014 के इलेक्शन में, और फिर 5 सीटें ही वहां पे रही, यहाँ तक कि स्वयं की पत्नी, भाई और भतीजा सब हार गया। क्योंकि ये कुंबे की पार्टी है, तो परिवार के लोग ही लड़ते हैं और वो हारते हैं। तो अब क्या कर पाएंगे श्रीमान अखिलेश जी, इसमें मुझे जो है आश्चर्य होगा कि वो कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब 5 साल मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि हमने बहुत काम किया, लेकिन क्या कारण था अखिलेश यादव जी के पास कि चुनाव जब लड़ने गए वो 2017 में, तो कांग्रेस के साथ चले गए चुनाव लड़ने,
यानी कि उनको अपने नेतृत्व पे ही भरोसा नहीं था कि मैंने 5 साल में इतना अच्छा काम किया है, तो वो कांग्रेस के साथ चले गए। उनका आत्मबल कहाँ चला गया था? नहीं, नहीं। और सही बात है, उसके बाद कांग्रेस की भी जो दुर्गति हुई है और जो अखिलेश यादव जी की दुर्गति हुई है, वो तो सबने देखा है। जी। तो नहीं, इसीलिए अच्छे प्रयोग आलोक करें और अवस्थी, पार्टी इसीलिए को अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ी पार्टियों से मेरा मोह भंग हो गया, मैं केवल छोटी छोटी पार्टियों के साथ ही चुनावी समझौता करूंगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टियों से मोह भंग। देखिए, हाँ, सही है। अखिलेश यादव जी पहले खुद बड़ी पार्टी बन जाए तो मुझे लगता है कि बड़ी बात होगी। आज मात्र उनके 47 विधायक जी। हैं और 5 सांसद हैं और 5 ही उनके जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। तो उनको पहले अपने यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे दलों को क्या देंगे, खुद क्या लेंगे, अभी कुछ तय नहीं है। कॉमन एजेंडा क्या होगा, इन पार्टियों का किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे ठीक हैं। है, खाली आलोक मोदी जी, और योगी ठीक है। को गाली देने आलोक का अवस्थी, एजेंडा अगर है तो वो देते रहे। मैं दोबारा उसको आऊंगा आप आपके शुरू कर पास, देते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के पास चलूंगा। लेकिन एक बात जो आलोक अवस्थी ने कही उस पर मैं एक टिप्पणी करूंगा। ये बातें लिखा पढ़ी में अच्छी लगती हैं ट्विटर पर, या कहीं सेमिनार में जाओ तो बोलना अच्छा लगता है कि कॉमन मिनिमम एजेंडा क्या होगा, मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, नीति क्या होगी, दर्शन क्या होगा। बंद कमरा में कभी इन पर बात हुई क्या? 32-33 साल तो हम ही को हो गए देखते हुए। वो बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो बंद कमरा में गठबंधन किस बात पर होता है और कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका व्याकरण क्या है। और जिन्होंने घोषणा पत्र कॉमन मिनिमम प्रोग्राम छपवा भी लिए, उनके यहां किसी ने पढ़े क्या? इसलिए ये तो भारतीय राजनीति की सच्चाई है। नाहिद लारी, मऊ में नारा लगा, बंगाल में खेला होवे और यूपी में खदेड़ा होवे। अग्निहोत्री जी, प्रकाश सबसे पहले तो मैं राजभर कहना भी चाहूंगी, खूब बोले, ढंग अच्छे से चिंगाड़े और अपने पुराने एलआई भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने बहुत भारी भरकम टिप्पणियां कर डाली। और अखिलेश जी ने ऐलान कर दिया, हालांकि वो ऐलान मुझे थोड़ा सा चौंकाता जरूर है। उन्होंने आज फिर ऐलान कर दिया, पहले 350 पर आ गए थे, आज फिर वो उस रो में बह गए। उन्होंने कह दिया कि मुझे अब ये भीड़ देख के लग रहा है कि 400 सीटें आ जाएंगी। हालांकि सीटें कुल 403 है, अब 400 आने में तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन खैर मसला वो नहीं, मसला ये नाहिद लारी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ओम प्रकाश राजभर तब परिणाम दे पाए पूर्वांचल में जब हमने उनके साथ गठबंधन किया। आपको राजभर साहब की पार्टी में ऐसा क्या चमत्कार दिखा कि आपको लगा कि नहीं गठबंधन करना चाहिए और मऊ चलना चाहिए? नाहिद लारी। अग्निहोत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जनमानस, विशेषकर यूपी की जनता, आपके डिबेट्स को सुनने के लिए हमेशा से ललायत रहती थी। धन्यवाद। और आज बड़ी प्रसन्नता है हमें कि आप जनमानस की आवाज बन उनकी बात रखने पुनः हम सबके बीच में आए हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज इस विशेष अवसर पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अब आप जो बात करें पूर्वांचल की, अब ये देखिए, 2 दिन पहले अपने को विश्व गुरु मानने वाले एक नेता पूर्वांचल के एक सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने अपने बड़बोलेपन की सारी सीमाएं पार करते हुए कहा पूर्वांचल हमारा है। जबकि जन जन को मालूम है कि सपा, पूर्वांचल जो है सपा का मजबूत गढ़ है। अब आप देखिए कि आज उसी पूर्वांचल के मऊ में जो ऐतिहासिक महारैला हुआ, इसको रैली नहीं कहेंगे, जिस प्रकार से लाखों लाख की संख्या में जनमानस की भीड़ उमड़ पड़ी, तो यह महारैला था जिसमें मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी थे और इसका आयोजक माननीय राजभर जी ने किया। और इस महारैला में जिस प्रकार से जनमानस की भीड़ उमड़ी, तो उसी ने जो 2 दिन में जो मोदी जी ने नारा दिया था पूर्वांचल हमारा, उस नारे को 2 दिन में जनता ने धराशायी कर दिया। आप ये समझे कि मोदी जी अक्सर ये करते कि राजनीतिक कार्यक्रम में जाकर वो उसको राजनीतिकरण कर देते हैं। जब भी सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं मोदी जी, तो वो भूल जाते हैं कि वो देश के पीएम हैं और बन जाते हैं बीजेपी के नेता, और बीजेपी के नेता के जैसे बोलने लगते हैं। और जबकि आप देखिए कि कल ही माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पीएम किसी वर्ग या धर्म विशेष के नहीं बल्कि पूरे देश के होते हैं। अब रही बात मोदी जी, योगी जी और पूरी बीजेपी और आरएसएस की, इनको ना माननीय हाईकोर्ट से मतलब है ना माननीय सुप्रीम कोर्ट से मतलब है। अब जो आप बात कर रहे थे छोटे दलों की और सुभाषपा की जो आप बात कर रहे थे, अग्निहोत्री जी आप स्वयं बहुत ज्ञानी, और आपने शुरू में ही बताया कि उत्तर प्रदेश एक बहुत विशाल प्रदेश है,
24 करोड़ की आबादी है यहाँ पर, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग यहाँ बसते हैं। लेकिन आप ये समझें कि 70 साल, अगर विशेषकर हम पिछड़े दलितों की बात करें तो 70 साल, ये अब 70 साल पहले वाले नहीं रह गए, ये अब पढ़ लिख कर कढ़ गए हैं और बहुत जागरूक हो गए हैं, इसलिए बहुत से छोटे दल बने हैं। अब जब ये सामाजिक रूप से जागरूक हो गए हैं तो राजनीति में भी अपना हक चाहते हैं। अब ये कब तक अब ये सत्ता की डोली के केवल कहार नहीं बना रहना चाहते, अब ये उस पर सवार होना चाहते हैं। इसलिए आप ये समझिए कि माननीय अखिलेश यादव जी निरंतर कहते आ रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं बहुत ही अदब और लिहाज के साथ आपसे कहना चाहती हूँ और आई एम श्योर कि आप मेरी बात ये मानेंगे कि इस बात को जो विश्व की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उस पार्टी को ये बात समझनी चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आप ये समझे जातिगत जनगणना, माननीय अखिलेश यादव जी मुसलसल कहते रहे कि देश में जातिगत जनगणना। मैं दोबारा में आऊंगा आपके पास, एक बार सबसे बात कर लूं एक राउंड, फिर दोबारा में आऊंगा आपके पास, तब और बाकी हम लोग मुद्दे उठाएंगे। लेकिन एक टिप्पणी करके मैं सुशील विश्वास के पास जाऊंगा, कांग्रेस के पास, नाहिद जी के संग उसके लिए। भाई जब सबसे गठबंधन हो रहा है, इनसे भी उनसे भी, तो चाचा के बारे में भी कोई राय कायम होनी चाहिए। आज मैं शिवपाल जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई नेताजी से मैं मिला तो नेताजी ने कहा कि भाई या तो हमें उम्मीद है कि अखिलेश मान जाएंगे और तुम्हारा उनका गठबंधन हो जाएगा, और नहीं होगा तो भी हम तुम्हारा प्रचार करेंगे, शिवपाल जी की पार्टी का। अब ये क्या उन्होंने किस भाव में कहा नेताजी ने, वो अलग का विषय है। लेकिन एक सवाल उठता है, और एक दूसरा सवाल समाजवादी पार्टी में सेकंड राउंड में पूछूंगा, अभी छोड़कर जाता हूं। आप मऊ गए, एक आपके पुराने एलआई हैं, बहुत उपयोगी एलआई रहे हैं, रघुराज प्रताप राजा भैया, उन्होंने भी पार्टी बनाई है। लेकिन आज मैं उनका वक्तव्य देख रहा था रघुराज प्रताप का, उन्होंने भी गजब बात कही। उत्तर प्रदेश में तो अजबे गजब चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है और अगर मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़े तो हम अपनी पार्टी से उम्मीदवार नहीं लड़ाएंगे उनके खिलाफ, हालांकि प्रदेश में 100 उम्मीदवार लड़ाएंगे। अजब गजब है, राजनीति इसी को कहते हैं भाई। सुशील विश्वास, आपकी पार्टी इस गठबंधन की राजनीति में कहां खड़ी? एक दो चीजें मैं सामने रखता हूं आपके। एक, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि जयंत चौधरी ने कांग्रेस नेतृत्व के साथ संपर्क शुरू किया है या अपने संपर्क को रीओपन किया है, एक। और दूसरा, कुछ गुणीजन ये भी कह रहे हैं, मैं उससे अभी सहमत नहीं हूं लेकिन कह जरूर रहे हैं कि अंततः समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अलायंस हो सकता है। सुशील विश्वास जी, मैं आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं सुन पाई, लेकिन प्रश्न लगभग मुझे क्लियर है जी। तो सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ, पुनः स्वागत वाजिब सवालों को उठाने के लिए और आपकी उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए। दूसरी बात, जिन अभी तक हमने पिछले 28-30 मिनट में जो बातें की और विभिन्न प्रवक्ताओं के माध्यम से जो बात निकल कर आई, देखिए आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक नया परसेप्शन, एक नया नैरेटिव क्रिएट कर दिया। कोई दलित सम्मेलन कर रहा है, कोई पिछड़ा सम्मेलन, कोई प्रबुद्ध सम्मेलन, कोई मंदिर मस्जिद ध्रुवीकरण, सबका अपना अपना परसेप्शन है। और मैं छोटा या बड़ा दल शब्द को कहीं नहीं लेना चाहती, क्योंकि लोकतंत्र ने सभी को अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। जिसे जनता स्वीकार करे वो अपनी भागीदारी सत्ता में उपस्थित कराए, तो ये कोई मुझे नहीं लगता कि छोटा बड़ा कहने का विषय है। लेकिन हाँ, जो 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई, वो भी चुनाव की प्रक्रिया में, तो आप समझ सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था लाने वाले स्वतंत्र धरातल पर उनकी उस वक्त क्या सोच रही होगी, जो आज हम आपके सम्मुख हम हैं या नाहिद जी हैं या तमाम अन्य पैनलिस्ट आपके साथ बैठे हैं। तो आज जो ये बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, इसको मूर्त रूप लेने में शायद समय ले, बाकी दल इसे अपनाने के लिए शायद विवश हो, तो आधी आबादी को सशक्त करने की दिशा में उन्हें राजनीतिक भागीदारी देने के उद्देश्य से मैं समझती हूँ कि इसने ये विमर्श समाप्त कर दिया है कि दलित का परसेप्शन क्या है, क्योंकि महिला परिवार की धुरी होती है, हर बच्चे की पहली पाठशाला होती है, समाज का आधार होती है, सशक्त होती है, उसको जाति बिरादरी समाज धर्म से ऊपर उठकर देखा जाता है।
शुचि जी, एक बहुत एक बड़ा सवाल बदलाव है, लेकर एक सवाल आएगा, है मैं समझती छोटा हूँ। सा। दूसरा जो एक सवाल मेरे जहन में आ गया छोटा सा। प्रियंका गांधी जब भी उत्तर प्रदेश में निकली है, जिस भी इलाके में निकली है, उनकी उपस्थिति ने एक राजनीतिक स्पार्क पैदा किया, इसमें कोई विवाद नहीं, जब भी वो निकली हैं। लेकिन चुनावी परिणाम कभी नहीं आया, ये भी ठीक है। अमेठी और रायबरेली तक में नहीं आया परिणाम। प्रियंका गांधी के देखिए, वो देश और दुनिया की बहुत बड़ी नेता है और गांधी परिवार का लेकिन वो क्रेज वोट है, में आजादी कन्वर्ट नहीं हो के पा रहा, बाद ये तो समस्या उनका कांग्रेस को शहादत दिख रही होगी ना का जी। एक बहुत ही विस्तृत आभार मंडल है। तो मुझे लगता है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरी एक ट्रोल आर्मी है, कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए लाखों रुपया तमाम पवन शर्मा को रजिया बानो बनाकर दिया जाता है। उनका एक पूरा प्रोसेस है उनकी इमेज को डैमेज करने का, क्योंकि पता है उनको कि गोडसे की विचारधारा पर हावी होने के लिए गांधी शब्द पर्याप्त है। तो मुझे लगता है जो उनका ये वर्सेटैलिटी है, जो उनका क्रेज है, जो उनका पब्लिक कनेक्ट है, जो उनका इतिहास है, जो उनकी परिवार की एक श्रृंखला है, जो उनकी लेगेसी है, वो एक ऐसा चार्ज पैदा करती है कि आम आदमी मैं रोकूंगा। जुड़ा हुआ हमारे रिपोर्टर वहां हैं मऊ में, मनीष यादव, मैं उनके पास चलूंगा, लेकिन एक टिप्पणी छोटी सी करूंगा। लोग, समाजवादी पार्टी के लोग तो ये कह रहे हैं कि प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश में हाइप देने के पीछे भाजपा की शुभकामनाएं भी हैं। मैं नहीं कह रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। अब ये कांग्रेस जाने और भाजपा के लोग जाने। खैर, मैं चलता हूं मनीष के पास, मऊ। मनीष, क्या माहौल था? ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बंगाल में खेला हुआ पूरब में खदेड़ा होगा। निचले स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर, मंच में मुलाकात, मेल बहुत आसान है। हमने तो मायावती और अखिलेश यादव का मैं देखा, हमने कांशीराम और मुलायम सिंह की एकता देखी, लेकिन क्या जमीन पर आपका जो वोटर है उसकी, दोनों की केमिस्ट्री मैच हो सकती है? इतना समय बचा है क्या चुनाव में, मनीष? देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपा बसपा ने जब गठबंधन किया था तो जो राजनीतिक विद्वेष बीते सालों में था वो कार्यकर्ताओं में जिंदा था, जिसके चलते वो शायद केमिस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई और चुनाव नतीजा सबने देखा 2019 का हर्ष क्या हुआ। हालांकि राजभर और समाजवादी पार्टी, जिनकी आज महारैला जैसा बता रही थी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भीड़ बहुत उमड़ी थी। ओम प्रकाश राजभर भी उत्साहित थे, अखिलेश यादव भी उत्साहित थे, तमाम वायदे कर दिए, समीकरण चुस्त किए तो वायदे भी दुरुस्त उन्होंने किए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बैठक में आए हुए थे, सारे लोग उत्साहित थे। तो पूर्वांचल के जो जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी भी मजबूत मानी जाती है और राजभर वोट बैंक की भी अच्छी खासी संख्या है, तो कार्यकर्ताओं के मन देखकर लगा कि ये जो केमिस्ट्री है, भले समय कम हो लेकिन नीचे तक पहुंच रही है, जड़ तक पहुंच रही है। महंगाई से सारे लोग आजिज हैं, खासतौर पर जो राजभर बिरादरी के लोग हैं वो या तो मिडिल क्लास है या बहुत निचले दर्जे के लोग हैं, वो महंगाई से बहुत परेशान है। तो अखिलेश यादव जैसे ही मंच पर आए तो वो कार्यकर्ताओं में उत्साह, उनके चेहरे पर हंसी देखने को मिल रही थी, वो मुस्कान देखने को मिल रही। तो एक उम्मीद सी बधी है राजभर बिरादरी के वोटर्स में। और ओम प्रकाश राजभर ने भरोसा भी दिलाया है कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी है उसे लागू कराने की कोशिश करेंगे, बिजली बिल फ्री होगा, पुरानी जो पेंशनर की मांग है उसे बहाल करेंगे। तो वायदों का जो पुलिंदा था, जो झुंझुना कहना चाहिए जिसे, वो भी अपने समर्थकों, अपने वोटर्स के बीच रखते हुए ओम प्रकाश राजभर दिखाई दिए। समय बहुत कम है, ट्यूनिंग बिठानी पड़ेगी और दोनों पार्टी के नेताओं को मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की बैठकें भी प्रस्तावित है। केवल एक रैली नहीं हुई है बल्कि आने वाले दिनों में पूर्वांचल के इलाकों में जहां राजभर का प्रभाव है वहां पर अखिलेश यादव उन मंचों पर नजर आएंगे और जहां जहां समाजवादी पार्टी को जरूरत होगी राजभर को वहां पर बुलाया जाएगा। तो कोशिश की गई है पूरा रोड मैप बनाकर एक दूसरे के पार्टी के वोटर्स के भीतर समाजवादी पार्टी और जो सुभाषपा है उनके वोटर्स को मिलकर काम करने की एक रणनीति बनाई जा रही है। ठीक 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 बात मनीष, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आलोक अवस्थी जी, एक हिमालयन गठबंधन, मैं इस पर सबकी टिप्पणी लूंगा सारे विद्वान मित्रों की। हिमालयन गठबंधन हुआ भारत में, उससे बड़ा अलायंस हो नहीं सकता। फिर तो वही हो सकता है कांग्रेस भाजपा का ही अलायंस हो जाए, ऐसी उलटवासी हो जाए। जब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का भी अलायंस हुआ,
जिनको टिकट मिली उन्होंने माना कि ये लोकसभा में प्रवेश पत्र में एंट्री का पास मिल गया। लेकिन उस एक बड़ा डिवेकल हुआ। क्या गठबंधनों की राजनीति से जनता अब उतना प्रभावित नहीं होती उत्तर प्रदेश में? आलोक अवस्थी, मैं सबसे इसी पर टिप्पणी लूंगा। देखिए अमिताभ जी, गठबंधनों की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। आप देखिए, जिस समय मायावती जी सत्ता में आई थी, उनको भी सभी वर्गों के लोगों ने वोट दिया था और पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी आई थी। अखिलेश यादव में भी लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी, उनको भी उन पर भरोसा व्यक्त किया था। लेकिन अखिलेश यादव जी ने 2 साल के बाद ही ऐसे उनकी जो सरकार चली है कि 2014 में लोगों का उनसे भरोसा उठ गया। 2014 में भी उन्होंने अखिलेश यादव को हाशिए पर पहुंचा दिया और भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें लोकसभा में दी। उसके बाद 2017 का लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पे 325 जैसा विशाल सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी और अखिलेश जी जो है 45 सीटों में सिमट गए थे। तो ये बड़ी विडंबना है कि एक सत्ता उनको मिली अपने पिता के द्वारा, करीबी मेहनत के द्वारा, और उनको जनता ने बड़ी आशाओं से देखा। लेकिन उन्होंने अपराधियों का समर्थन करके, दंगाइयों का समर्थन करके, दंगाइयों का तुष्टीकरण करके उनको मुआवजा 50 लाख देना और तो दूसरे वर्ग को 2 लाख रुपए देना, तो जो ये भेदभाव किया है, ये इसको जनता ने बिल्कुल नकार दिया था। और अपराधियों के साथ एक्सटॉर्शन की घटनाएं, अपराधियों के साथ की घटनाएं, दंगे हर जगह हर महीने 2-4 हो रहे थे। उसकी वजह से अखिलेश यादव कि आज तक किसी से, आप जितने भी चुनाव देख लीजिए, चाहे नगर निगम में खाता अखिलेश यादव का नहीं खुल पाया, जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें 12 सीटों में अगर उपचुनाव हो रहे हैं तो 3 सीट अखिलेश को मिल रही है। यानी कि जनता ने अपराधियों का, दंगाइयों का साथ छोड़ दिया और अपराधियों की वजह से पलायन यहाँ पे हो रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ जी की वजह से आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमने दंगाइयों पे भी काबू पाया है, उनकी संपत्ति को नीलाम करके चौराहे में फोटो लगाई है और अपराधियों को भी जो है अपने मौत से घाट उतारा और डाला है। अपनी बात रखी। मैं नाहिद लारी के पास चलूंगा आलोक जी को एक उत्तर वो कराते हुए। आलोक जी ने कहा कि जनता ने गठबंधन की राजनीति को नकार दिया। उनकी इस धारणा पर मैं एक क्षेपक दूंगा, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने भी निषाद पार्टी और अपना दल के साथ अलायंस किया। नाहिद लारी, वही सवाल आपका, जब इतना बड़ा अलायंस नहीं चला, जो सारे अलायंसेस का, सारे गठबंधनों की मां जिसको हम कह सकते, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अलायंस, जब वो नहीं चला तो अब ये चिल्लर से क्या होगा? ये अग्निहोत्री जी अग्निहोत्री जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने अनेकों बार कहा है कि जो बड़े दलों से हमारा गठबंधन हुआ था वो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अब जो ये चुनाव हो रहा अग्निहोत्री जी, ये केवल जो है सत्ता में आने का चुनाव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश को इस जुल्मी भाजपा सरकार से अगले 100 साल के लिए मुक्ति दिलाने का चुनाव है, लोकतंत्र, संविधान और कानून बचाने का चुनाव है, महिलाओं की इज्जत आबरू बचाने का चुनाव है। अरे ये वो पार्टी है जिसकी धरती पूर्ण रूप से खिसक चुकी है। केवल अरबों रुपए का विज्ञापन देकर इनकी सरकार जो है मीडिया में चल रही है। धरातल पर अगर मैं केवल आपको मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का अगर आपको उदाहरण दूं, तो अभी हाल में वहां पर एमएलसी उतना ग्राउंड जीरो पर जाने का समय नहीं है, थोड़ा समय कम है। मैं सिर्फ इसी पर टिप्पणी चाहता था आपसे कि क्या गठबंधन वास्तव में परिणाम देते हैं जिनके पीछे सारे बड़े दल इतना बेसब्री से भागते हैं? ये मेरा मसला था जी। मैं आपको बता दूं, एक सेकंड, बस एक सेकंड ले लूंगी अग्निहोत्री जी, ज्यादा टाइम ले लूंगी। आप ये समझे कि अभी एमएलसी और अनेकों विश्वविद्यालयों के छात्र संघ चुनाव में जनता ने बीजेपी को नकारा और समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। समय बहुत कम है, रुकना होगा। शुचि जी, वही सवाल आपसे, क्या गठबंधन वास्तव में जनता पर असर करते हैं, काम करते हैं? ये वन लाइनर चाहिए मुझे। आ रहा हूं जैनेंद्र आपके पास। मुझे शुचि के पास कुछ तकनीकी समस्या है। जैनेंद्र, वही सवाल आपसे, क्या गठबंधन परिणाम देते हैं? अमिताभ जी, अगर जनता को लगता है तो गठबंधन परिणाम भी देते हैं, लेकिन जहां पे ऐसा लगता है जनता को कि दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं और उनका घोषणा पत्र सामने नहीं आ पाता है अगर सही समय पर, तो बिल्कुल वो परिणाम नहीं देते हैं। मैं रोकूंगा, आपने अपनी बात कही, मेरी समझ दूसरी है। एक चीज तो ये, जब कोई मुझसे ये कहता है कि हम राजनीति में सरकार के लिए नहीं आए, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा पाखंड है।
कोई कहे चुनाव हम सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे, हम देश बनाने के लिए लड़ रहे, प्रदेश बनाने के लिए लड़ रहे, वो सब अच्छी बातें हैं। मूल लक्ष्य है सरकार में आना, सच्चाई यही है। और इसको जितने सीधे और सरल शब्दों में हम कहें उतना ठीक है। दूसरी बात जो जैनेंद्र ने कही कि घोषणा पत्र जब नहीं मिलता, घोषणा पत्र नहीं मसला है, मसला है दो पार्टी हेड्स अगर आपस में मिल गए तो गठबंधन हो गया, नहीं मिले, शर्तें मैच नहीं की तो नहीं हुआ। मुझे भारत में बताइए कौन सा घोषणा पत्र सामने रखकर काम हुआ? जब आपकी पार्टी और भाजपा का गठबंधन हुआ था 14 में, तो कोई घोषणा पत्र आया था? नहीं। मूल विषय इतना है, समय नहीं मित्र, जैनेंद्र बाद में आएंगे, अगली किसी बहस में आपके साथ बैठेंगे तो चर्चा करेंगे। मेरा मानना सिर्फ ये है, गठबंधन परिणाम देते भी हैं। मैं एक स्वीपिंग रिमार्क नहीं दूंगा कि गठबंधन परिणाम नहीं देते, लेकिन गठबंधन हर स्थिति में परिणाम देंगे यह मानने वाला युग भी चला गया। आप मानकर चलिए, जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी, वो देखेगी कि ऐसा मामला तो नहीं है कि कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। बाद में जो भाजपा और सुबह सपा में हुआ या बसपा और सपा में हुआ, जनता इनसे आहत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे पर, इसी मंच पर शाम को 5 बजे।